सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। आज साल 2025 का आखिरी दिन था। ये साल आईन, अदलिया, कानून साजी और सियासी सरगर्मियों के हवाले से बहुत ही हंगामा खेज रहा। साल का आगाज़ सियासी मुज़ाकरात से हुआ था, मगर वो किसी भी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए। इस साल हुकूमती इत्तेहाद ने आईन में 27वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया और फ़ौज से मुतालिक बड़ी तब्दीलियाँ की। मुल्क में नई आईनी अदालत तश्कील दी गई, जिसे हुकूमती इत्तेहाद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नामुकम्मल जो उसका एजेंडा था उसको पूरा करना करार दिया। जजेस की तकर्री और तबादलों का नया तरीक़ाकार वज़ा किया गया। फ़ौज के हवाले से आइन के आर्टिकल 243 में अहम तरमीम की गई। 27वीं तरमीम कई लिहाज से मुतनाज़े भी रही। अपोजिशन ने इसे अदलिया की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया, जबकि इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस ने इसे अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी पर हमला करार दिया। अदलिया के अंदर से भी इस हवाले से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़े दिए, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने भी इस्तीफ़ा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने इस तरमीम को चैलेंज किया। इसके अलावा 2025 में हुकूमत ने कई और मुतनाज़े कानून भी पास किए। आज़ादी इजहार राय और सोशल मीडिया के हवाले से की जाने वाली कानून साजी भी मुतनाज़े करार पाई। पीका एक्ट में तरमीम के ज़रिए सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नई अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया। इस कानून में फ़ेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल तक कैद और 20 लाख जुर्माने की सज़ाएँ भी शामिल की गईं। ये कानून साजी इसलिए मुतनाज़े रही क्योंकि फ़ेक न्यूज़ की क्या डेफिनेशन और तारीफ़ है, ये भी हुकूमत ने खुद ही तय करना है। 2025 में पार्लियामान की कार्रवाई भी हमें एक तरह से एकतरफा तौर पर चलती हुई नज़र आई। PTI के कई अरकान पार्लियामान को 9 मई के मुकदमात में सज़ाओं के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहलियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से दोनों ऐवानों में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे खाली हो गए। तो PTI ने एहतजाज करते हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत कौमी असम्बली और सेनेट की तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े भी दे दिए। अफसोसनाक बात यह है कि ये ओहदे इस वक्त ताहाल अभी तक साल के इख्तिताम तक खाली हैं। PTI के इलेक्शन 2024 में धांधली के हवाले से जो इल्ज़ामात थे, उसकी तहकीकात के मुतालबात पर भी कोई पेशरफ न हो सकी और न ही नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर कोई मुशावरत हो सकी अपोजिशन के साथ। साल के आखिर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से अपोजिशन को PTI को मुज़ाकरात की ऑफ़र तो दी गई, मगर इस पर भी अभी ताहाल बात आगे नहीं बढ़ सकी है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये साल पार्लियामान, अदलिया और सियासी सरगर्मियों के लिहाज से कैसा रहा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम जायज़ा ले रहे हैं साल 2025 का जो कानून साजी हुई उसके हवाले से बिलखुसूस, और जो सियासी माहौल है इस वक्त मुल्क में। आगाज़ हम आईने पाकिस्तान के हवाले से करते हैं। आपकी नज़र में कैसा रहा 2025 आईने पाकिस्तान के लिए? जो कानून साजी हुई बिलखुसूस 27वीं तरमीम, इसने आइन को मजबूत किया या कमज़ोर किया? बहुत शुक्रिया। देखिए, आइन को तब्दील किया है। कमज़ोर और मजबूत होना तो ये बड़ी सब्जेक्टिव सी सोच है। लेकिन हमें गौर ये करना चाहिए कि ये किस तरीके से हुआ। आइन के अंदर जो तब्दीली है, जो अमेंडमेंट है, वो बहुत एक अहम बात होती है। उसके लिए कंसेंसस दरकार होता है। अनफॉर्चुनेटली ये जब तरमीम हुई तो कंसेंसस नहीं था, बहुत इख्तलाफ राय था और बहुत तेज़ी के साथ ये तब्दीली की गई। तो इस लिहाज से मैं इस तब्दीली का जो तरीक़ेकार है उसे बहुत मुस्बत और बहुत सेहतमंद नहीं समझता। लेकिन जो तब्दीली है, बहरहाल वो तो एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुई है, तो आपको उसके साथ एग्री करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये फिर अहमद बिलाल साहब, ये फिर हम कह सकते हैं कि बहसों मुबाहिसे के बगैर कानून साजी करना ये एक नया ट्रेंड अब इस हुकूमत ने मुतारिफ करवाया है, जिसको जो आगे भी हमें अगले साल भी चलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि दूसरी तरफ से हमें कोई ख़ास रेजिस्टेंस इस हवाले से नज़र नहीं आई। 27वीं तरमीम पे वकला बरादरी का बड़ा इख्तलाफ था, लेकिन कोई बड़े एहतजाज नहीं हुए। जज साहिबान ने अलबत्ता अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया इस्तीफ़ों की शक्ल में। अपोजिशन की तरफ से भी कोई खातिर खा हमें आवाज़ उठती हुई नज़र नहीं आई है। लेकिन ख़ुद हुकूमती इत्तेहाद के अंदर
से एक आवाज़ ज़रूर उठी। बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामान में ये अपनी तकरीर में कहा कि हुकूमत को सरप्राइज़ के तौर पे कानून साजी नहीं करनी चाहिए, उसको डिबेट किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि हुकूमत अब इस सिलसिले में कॉन्फिडेंट है और आइंदा भी कानून साजी इसी तर्ज के ऊपर होगी? देखिए, बहस तमीज़ ना होना तो कॉन्फिडेंस की अलामत नहीं है, ये तो कॉन्फिडेंस ना होने की अलामत है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप चीज़ों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं और चीज़ों को बहस व तमीज़ के बाद अपनी मतलूबा डायरेक्शन में ले जाने का आपके अंदर एतमाद है, तो फिर आपको बहस करनी चाहिए। ये बहस को जब शॉर्ट किया जाता है और उसमें बहस करने का मौका नहीं दिया जाता, तो उसका मतलब यही होता है कि अगर बहस होगी तो ऐन मुमकिन है कि चीज़ें उनके मुखालिफ डायरेक्शन में चली जाए। तो इसलिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि कॉन्फिडेंस को। अहमद बिलाल साहब, ऑपोजिशन का एक भरपूर मुतालबा था 2024 के जनरल इलेक्शन के ऑडिट के हवाले से, जो साल के शुरू में 2025 में जनवरी में भी रखा गया और साल के अख्ताम पर भी आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो एक तहरीक है, ऑपोजिशन ने यकजा होकर ये मुतालबा दोबारा भी दोहराया, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से भी मुतालबा किया। आप समझते हैं कि आइंदा साल 2024 के इलेक्शन की जांच या फिर ऐसी इंतखाबी इस्लाहात की तरफ हम जाएंगे जिसके ऊपर तमाम जमातों का कंसेंसस हो? इसका मुतालबा बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ दिन पहले किया है कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 2024 के इंतखाबात का कोई आइन और कानून में जो लिखा हुआ है सिस्टम, उसके अलावा कोई ऑडिट होगा। आइन के अंदर तो सिर्फ यही लिखा है कि इलेक्शन पिटीशन के ज़रिए ही इलेक्शन के नताइज को चैलेंज किया जा सकता है, और वो किया गया है। और अनफॉर्चुनेटली ट्राइब्यूनल्स ने अपने मुकर्ररा वक्त में उसके फैसले नहीं किए। उसके लिए 180 दिन होते हैं और अभी 180 दिन से कहीं ज़्यादा वक्त गुजर गया है और आधी से ज़्यादा पटिशन्स का फैसला ही नहीं हुआ। तो उसके अलावा तो कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि 2024 का जो इलेक्शन के नताइज हैं उनको अनडू करने की कोई सूरत पैदा हो सकती है। वैसे भी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इस बात की अहमियत कम होती जाएगी कि 2024 के इंतखाबात को चैलेंज किया जाए। अहमद बिलाल साहब, आज़ादी इजहार के हवाले से कैसा रहा साल 2025? पीका में तरमीम की गई, एक अथॉरिटी का क़याम किया गया और सिविल सोसाइटी का और सहाफ़ती बरादरी का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज रहा। आपकी नज़र में क्या वही रवैया देखने में आया आज़ादी इजहार राय के हवाले से जो साबिका हुकूमतों का रहा? इसको आपने कैसे देखा? देखिए, एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, मुल्क के अंदर एक तनाज़ुर है, वो ये कि इंडिया के साथ हमारी जंग हो चुकी है और हालात कशीदा है। अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात कशीदा है। हमारे यहाँ इंसर्जेंसी दोनों सूबों के अंदर बहुत बढ़ चुकी है। पिछले साल के मुकाबले में एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि 73% इजाफा हुआ है इसके अंदर कैजुअल्टीज़ के अंदर। मुल्क के अंदर भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। इन हालात में जो सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं वो प्रेसिडेंस ले लेती हैं, उनकी अहमियत बढ़ जाती है। तो उसके नतीजे में जो आज़ादी इजहार है, आज़ादी तकरीर और तहरीर है, वो भी मुतासर होता है और हर चीज़ को सिक्योरिटी एंगल से देखा जाता है। अब जो कोई आदमी आज़ादाना कोई बात करता है तो उसको सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 2025 का साल आज़ादी इजहार के लिए भी बहुत अच्छा नहीं था और 2026 में भी मुझे हालात को बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे अगर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट यही रहा जो इस वक्त है। और अहमद बिलाल साहब, जो सियासी बयानिया है एक ओवरऑल, वो आपने किसका मजबूत देखा? हुकूमत जो अपनी आपको बहुत पुरएतमाद जाहिर करती रही कि हम इस्तेहकाम लेकर आए हैं, किसी चीज़ से बॉदर्ड नहीं है, निज़ाम मुकम्मल कंट्रोल में है, या दूसरी तरफ अपोजिशन जिन्होंने कहा कि हम विक्टिमाइज़ हो रहे हैं, उनको केसेस का सामना भी करना पड़ा, सियासी सरगर्मी के हवाले से भी उनके लिए रुकावटें रहीं? तो किसका बयानिया आप समझते हैं कि मजबूत हुआ, मौक़िफ़ खुल करके किसने सामने रखा अपना? मेरे ख्याल में देखिए, बयानिया की मकबूलियत तो एक अलग चीज़ है, वो तो पब्लिक ओपिनियन पोल्स ही गालबन ये बताएंगे कि किसका बयानिया ज़्यादा मकबूल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने पिछले तकरीबन पौने 2 साल में जो कुछ किया है उसके नतीजे में उसका जो बयानिया शुरू में था उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत हुआ है। इसलिए कि उन्होंने इकॉनमी को थोड़ा सा बेहतर किया है,
ज़ाहिर है उसके अंदर पूरी तरह से तो बेहतर नहीं हो सका, लेकिन जब डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पे खड़े थे वहाँ से अगर अब आप देखें तो चीज़ें बेहतर हुई हैं। ख़ासतौर पे प्राइवेटाइजेशन जो लेटेस्ट PIA की हुई है वो भी उनकी कामयाबियों में शुमार होगी। मुल्क के अंदर को बहुत लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला पैदा नहीं हुआ, तो इस लिहाज से मुल्क के अंदर जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो किसी हद तक कंसोलिडेटेड लग रहा है, किसी हद तक वो पुरअमन लग रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मकबूलियत की बात अलग है, लेकिन हुकूमत जो काम कर रही है उसके अंदर उसको कामयाबी हो रही है। और ये शायद अगर वक्त गुजरने के साथ ये इस तरह करते रहे और को अपने कामयाबी हासिल करते रहे तो हो सकता है कि बयानिए की मकबूलियत भी इनकी बढ़ जाए। लेकिन इस वक्त मैं नहीं कह सकता कि हुकूमत के बयानिए की मकबूलियत ज़्यादा है। मुझे शक है कि अपोजिशन के बयानिए की मकबूलियत ज़्यादा है। आखिर में क्विकली अहमद बिलाल साहब, 2026 मुफाहमत या मुज़ाहमत का साल होगा, क्योंकि अब मुज़ाकरात की बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक मशरूत सी ऑफ़र दी और दूसरी तरफ से भी हम देख रहे हैं कि महमूद अचकज़ई साहब भी अपनी जो शराइत है वो बाकायदा तौर पर रख रहे हैं। ये समझा जाए कि अगले साल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मानी खेज डायलॉग हो सकते हैं, या ये ऐसे ही बस तबादला एक जारी रहेगा ऑफर्स का? मैं समझता हूं कि इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए कि मानी खेज मुज़ाकरात हों, क्योंकि उसके बगैर किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो अपोजिशन है ख़ासतौर पर PTI, उसके जो अहम मुतालबात हैं जैसे PTI के बानी की रिहाई या उनसे मुलाकातें या उनको कोई रिलीफ या उनके जो बाकी साथी जो गिरफ्तार हैं उनको कोई रिलीफ, ये सब कुछ उसी वक्त हो सकेगा जब ये कोई मुज़ाकरात के अंदर कोई हेडवे होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि मुज़ाकरात महमूद खान अचकज़ई साहब या राजा नासिर अब्बास साहब के कहने या उनके बयान के मुताबिक नहीं होंगे, उसकी कोई ज़्यादा हैसियत नहीं होगी, क्योंकि जो आवाम के अंदर मकबूलियत है वो तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की है। जब तक इमरान खान साहब खुले दिल के साथ मुज़ाकरात करने की तरफ नहीं जाएंगे और वो दोनों हिस्सों में तकसीम रहेंगे कि साहब हम तहरीक भी चलाएंगे और तहरीक के रास्ते से, रेजिस्टेंस के रास्ते से मुज़ाकरात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई कामयाबी होगी। लेकिन समझता हूँ कि 2026 में आगे बढ़ेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी PTI को भी और PTI के हलीफों को भी कि मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा नहीं। बल्कि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एलामिया देखें तो उसके आखिर में उन्होंने यही कहा है कि जो गुफ्तगू है, जो मकालमा है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उम्मीद है कि ये प्रिवेल करेंगे बानी PTI के ऊपर और उसके ज़रिए से कोई बामानी मुज़ाकरात शुरू हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, सिफारती तौर पर भी पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम और गैर मामूली डेवलपमेंट्स हुई हैं। कितनी देर पा हैं सिफारती कामयाबियाँ पाकिस्तान की, इसका हम तफसीली तौर पर जायज़ा लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, साल 2025 सिफारती और दिफाई एतबार से भी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम था, एक थ्रिलर से कम नहीं था। पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्मजोशी नजर आई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ, जबकि दूसरी तरफ भारत के साथ जंग हुई जिसमें मोदी हुकूमत को आलमी सतह पर बहुत सुबकी का सामना करना पड़ा। कलअदम TTP के पाकिस्तान पर हमलों की वजह से पाक अफगान ताल्लुकात भी तनाव का शिकार रहे। साल के आगाज़ में ही पाकिस्तान ने अमरीका को मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीकी हुकाम के हवाले किया। इस पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस में अपने पहला खिताब करते हुए पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। ये बहुत अहम था पाक भारत इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से। इसके बाद पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान कुर्बतें बढ़ना शुरू हुई। फिर मई के महीने में भारत ने पहलगाम हमले को जवाब बनाते हुए पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमला किया, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। भारत के 7 जदीद जहाज़ मार गिराए, जिसमें राफेल भी शामिल थे। इससे भारत की दिफाई सलाहियत पर आलमी सतह पर और ख़ुद भारत के अंदर भी बहुत सारे सवालात उठे। और दूसरी तरफ अगेन पाकिस्तान ने न सिर्फ दुनिया की तवज्जो हासिल की बल्कि अमेरिका के भी मज़ीद हमें कुर्बत देखने को मिली। अमेरिका की उसके यकसर जो अंदाज़ हैं वो बदले। सदर ट्रंप तकरीबन हर तकरीर में पाकिस्तान और भारत के तबाह होने वाले जो जहाज़ हैं उनका जिक्र करते हैं।
फिर अगर हम खित्ते की बात करें तो कतर पर इसराइली हमले के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया, जिसके तहत अब सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत को सऊदी अरब के खिलाफ जो है वो जारियत समझा जाएगा। गज़ा अमन मुआहदे में भी पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार रहा, जिसे न सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि अमरीकी सदर ट्रंप ने भी तस्लीम किया। अब अगर हम पाक अफगान ताल्लुकात की बात करें तो अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम TTP के पाकिस्तान पर मुसलसल हमलों की वजह से पाक अफगान ताल्लुकात कशीदा रहे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाई भी करना पड़ी। इसके बाद मुज़ाकरात के भी कई दौर हुए, जिसमें तुर्की ने सालसी का किरदार अदा किया, लेकिन वो नाकाम हुए। अब हम साल के आखिर की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो हमें कुछ तब्दीली होती हुई नज़र आई है। पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अफ़गान उलमा की जानिब से जारी किए गए फतवे का खैर मकदम किया, जिसमें उनकी तरफ से जंग के लिए अफ़गानिस्तान से बाहर जाने की मुमानियत की गई और अफ़गान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने को गैर शरई करार दिया गया। इसको पाकिस्तान ने वेलकम किया है और इसको एक मुस्बत पेशरफ समझा जा रहा है। मगर पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि बाकायदा मुज़ाकरात नाकाम हुए थे, तो ये देखना अभी बाकी है। आगे मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इन तमाम हवालों से इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब ने। कामरान, अगर पहले हम बात करें सिफारती और दिफाई तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, तो आपकी नज़र में जो पाकिस्तान की पोजीशन यकसर दुनिया की नज़रों में साल 2025 में तब्दील हुई है, उसका सिलसिला क्या उस वक्त से शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने अमेरिका को मतलूब दहशतगर्द उनके हवाले किया, या पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसने मंजरनामे को तब्दील किया पाकिस्तान के लिए? क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो 2025 का जो डेवलपमेंट थी वो तो बिल्कुल जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में एक पॉजिटिव टर्न अराउंड आया, वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इंतखाबात से पहले, अमरीकी इंतखाबात से पहले ऑलमोस्ट वाशिंगटन में हो, दिल्ली में हो, इस्लामाबाद में हो, जितने जो ऑब्जर्वर्स थे, एनालिस्ट थे, उनका यही ख्याल था कि ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो दाइश का एक दहशतगर्द था, वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स ऑफ एबी गेट बॉम्बिंग काबुल में, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो ओपन हुए और ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरीके से मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज लड़ाई हुई और पूरी दुनिया की, खास करके मगरबी ममालिक की, अमेरिका की भी यही एक्सपेक्टेशन या परसेप्शन थी कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान बिल्कुल भी एक रेत की दीवार साबित होगा। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया तो उससे डेफिनेटली पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है उसमें इजाफा हुआ। और अमेरिकी सदर ट्रंप जो है गैर रिवायती सदर हैं और उनको ऐसे मुल्क जो ताकतवर हो मिलिटरीली भी और ऐसे ममालिक जो बिल्कुल क्लियर फैसले करते हो, तो उससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो केस है वो और मजबूत हुआ। फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पाकिस्तान ने खुलकर अमेरिकी सदर ट्रंप को क्रेडिट दिया जो दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर हुई। भारत ऑन दी अदर हैंड रिलक्टेंट रहा, तो अगेन इसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो आई थिंक ये दोनों फैक्टर्स हैं, एक तो अमेरिका के साथ गैर मामूली ताल्लुकात में बेहतरी आना, फिर भारत के साथ जो 4 रोज़ा लड़ाई है उसमें पाकिस्तान का अपर हैंड, इसने आई थिंक एक मरकजी किरदार अदा किया। और वो हुआ जो शायद मेरे ख्याल में खुद पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने भी तवक्को नहीं की थी कि हमारी जो प्रोफाइल है वो इस कदर बढ़ जाएगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, उसकी क्या अहमियत रही पाकिस्तान के लिए? देखें, अमेरिका आज भी दुनिया की सुपर पावर है, हालांकि चीन उसके मुकाबले में अब काफी उसके करीब आता जा रहा है। और एक बात कही जाती है कि जब आपके अमेरिका के साथ, खास करके पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं तीसरी दुनिया के, अगर अमेरिका के साथ उनकी अलाइनमेंट हो तो फिर जो बाकी अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वो अरब ममालिक हों या बाकी हों, तो उनके साथ भी ताल्लुकात पर एक मस्बत असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल में जो सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा हुआ, हालांकि उसकी टाइमिंग पस मंजर जो कतर के ऊपर इसराइल ने गैर मामूली फिजाई कार्रवाई की थी, उसके बाद ये दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ था। लेकिन उसमें एक जो फैक्टर है वो बिल्कुल डेफिनेटली है कि जब दुनिया ने देखा, अरब ममालिक ने भी देखा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके ट्रंप इंतजामिया के साथ बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान को अहमियत दे रही है, तो नेचुरली उसका एक पॉजिटिव असर पड़ा। और फिर अगेन इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उसने भी एक रोल प्ले किया। ट्रंप इंतजामिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान को अहमियत दी, तो उससे पूरी दुनिया में, खास करके जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव जो है वो तब्दील हुआ और पॉजिटिवली चेंज हुआ।
और कामरान, गज़ा अमन मुआहिदा हुआ, इसका भी क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं, लेकिन आए रोज़ वो बहुत सारे ऐसे बयानात भी जारी कर रहे हैं जिसके बाद इस अमन मुआहिदे के जो नकात हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा वजाहत तलब ये हो चुका है, इस पर क्लैरिटी कि अब ऐसा नज़र आता है कि ज़रूरत है कि किस तरीके से मामला आगे चलेंगे। पाकिस्तान की पोजीशन इस पर आपकी नज़र में कितनी वाज़ेह है? इसहाक डार साहब ने चंद दिन पहले भी ये बात रिपीट की है कि हमारा किरदार पीस मेकिंग के लिए होगा, किसी को गैर मुसल्ला, हमास को गैर मुसल्ला करने में हमारे मैंडेट में शामिल नहीं होगा। सो आपकी नज़र में इस मामले को पाकिस्तान ने कैसे हैंडल किया, इसमें किस पोजीशन पे पाकिस्तान को रखा गया है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अभी तक बहुत जबरदस्त सारे अपने कार्ड्स खेले हैं और अगेन जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल बढ़ी थी तो मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान दोबारा एंट्री की है। कभी पाकिस्तान की जो OIC या मुस्लिम ममालिक और मिडिल ईस्ट के जो इश्यूज हैं, पाकिस्तान वन ऑफ द की प्लेयर्स, लेकिन ऑफ लेट अगेन पाकिस्तान का रोल पीछे चला गया था। लेकिन 2025 में हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में दोबारा से हम एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आए और जो ट्रंप का 20 नुकाती गाजा प्लान था उसमें सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि जो की अरब और जो मुस्लिम ममालिक शामिल थे और उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और रही बात के जो उसका अगला मरहला है जिसमें इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का है, पाकिस्तान ने असूली तौर पर बिल्कुल ये कमिट किया है कि वो इस फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आई थिंक वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने जो रेड लाइन का तयन किया है कि मकसद अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का अमन कायम करना होगा, फलस्तीन के अवाम को असिस्ट करना होगा, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए काम करना होगा और अंडर द UN पीस कीपिंग मिशन के तहत होगा, मैंडेट क्लियर होगा, तो पाकिस्तान को उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर उसका मकसद वहां पर जो फलस्तीनी है या कोई भी ग्रुप है, हमास है, उसको गैर मुसल्ला करना है या अमन को इन्फोर्स करना है, तो फिर पाकिस्तान इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और इसका खुद मेरे ख्याल में इतराफ जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी किया था कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ये ऑफर दी है, पाकिस्तान कंसिडर कर रहा है, लेकिन कई ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी चाहिए। तो अमेरिका को भी पाकिस्तान की रेड लाइन का बड़ा वाज़ेह तौर पर अंदाजा। हमारे पास कामरान और भी बहुत से फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सवालात हैं, लेकिन आज की अहम डेवलपमेंट आखिर में अगर इसको आप एड्रेस करें, बांग्लादेश में साइड लाइन्स पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के साथ मुसाफा हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर दोनों मुल्कों के दरमियान खास करके पहलगाम वाक़े के बाद या उससे पहले भी जो ताल्लुकात की नौयत थी उसको अगर आप सामने रखें, फिर जिस तरीके से पहलगाम के वाक़े के बाद जो इंडिया की क्रिकेट टीम हो, उनकी जूनियर सीनियर टीम हो, पाकिस्तान से उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया, फिर बाकी जो भी इक़दामात इंडिया ने किए हों, अगर आप उसको सामने रखें तो ये जो आज की डेवलपमेंट है डेफिनेटली ये आप उसे कह सकते हैं कि एक बर्फ पिघली है। और इम्पोर्टेंटली ये हुआ भी कहाँ है, ढाका में। अगेन ढाका इस वक्त अगर आप देखें जहां पाकिस्तान और भारत के कई इश्यूज के ऊपर हम कम्पीट कर रहे हैं, तो बांग्लादेश भी एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको पता है कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद भारत को वहां पर सेटबैक मिला है, पाकिस्तान के लिए वो चीज फायदेमंद साबित हुई है। तो अब देखना यह है कि क्या ये जो S जयशंकर भारत के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर से जो मुसाफा किया है, ये जस्ट कर्टसी है या भारत में एक सोच ये तब्दील हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक हार्ड लाइन स्टांस लेकर के वो सिर्फ बैकफायर हुआ है। शायद इंगेजमेंट की जरूरत है क्योंकि भारत को ओवरऑल देखें 2025 अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात खराब रहे, रीजन के अंदर अगर आप देखें पाकिस्तान से जो लड़ाई लड़ी उनको सेटबैक मिला, बांग्लादेश का मैंने जिक्र किया, नेपाल की वहां पर बात करें, श्रीलंका, बाकी जो ममालिक हैं, तो भारत के लिए कोई अच्छा साल नहीं रहा। तो सिर्फ देखना यह है कि क्या ये जो मुसाफा हुआ है ये सिर्फ कर्टसी है या इसके बाद हम कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखेंगे। बट केवल दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त जो खलीज है उसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करना आई थिंक मेरा ख्याल है कि सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन अब जाते हैं मौशी एतबार से साल 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा। सीनियर मौशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साल 2025 कैसा रहा इसका आज हम तफसीली जायज़ा ले रहे हैं। मौशी एतबार से अगर बात की जाए तो साल 2025 में जहां कुछ शोबों में और एदाद शुमार के हवाले से बेहतरी नजर आई, वहीं IMF ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में गवर्नेंस के मसाइल, बढ़ती करप्शन और अशराफिया की अजारादारी को माशी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया।
पहले अगर हम मुस्बत आदादोशुमार की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े और 100 इंडेक्स 1,74,000 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज़ और फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करार दी। हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक महंगाई की सतह सिंगल डिजिट में लाना उन्होंने अपनी कामयाबी बताया। निजकारी भी हुई और हुकूमत को बिलाखिर एक नाकाम कोशिश के बाद PIA को आखिरकार उसकी निजकारी में कामयाबी मिली। ये साल के आखिर में हुआ। हुकूमत के मुताबिक साल 2025 और 26 के पहले क्वार्टर में GDP ग्रोथ 3.7% हो गई। दूसरी तरफ अगर आम आदमी की बात की जाए किस हद तक ट्रांसलेट हुआ ये सब आगे, तो पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल सका। आम आदमी को बेरोज़गारी बढ़ी। हुकूमत की जो ह्यूमन डेवलपमेंट के शोबे में जो कारकर्दगी है वो भी कोई बहुत बेहतर ना रही। शराय सूद 10% से कम ना हो सकी। तिजारती खसारे में सालाना बुनियादों पर 33% इजाफा हुआ। हुकूमत नया NFC अवार्ड तय करने में भी साल के आखिर तक नाकाम रही। हालांकि इस हवाले से इजलास भी हुआ, जबकि IMF ने भी, जो हमने जैसा कि पहले जिक्र किया कि गवर्नेंस के मसाइल की निशानदही की, करप्शन और अशराफिया की अजारादारी को माशी तरक्की के रास्ते में एक बड़ी रुकावट करार दिया। इस सिलसिले में भी हुकूमत कोई वाज़ेह प्लान मुस्तकबिल का अभी तक नहीं बता सकी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत ने साल 2020 में माशी मैदान में क्या कामयाबी समेटी, किस शोबे में बेहतरी के मौके ज़ाया किए और साल 2026 में माशी एतबार से क्या इकदाम करना होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, साबिक सरबराह सरमायाकारी बोर्ड, सीनियर मुआशी तज्जियाकार। हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूमत का दावा है कि हमने एक चीज़ तो अचीव की, वो है मुआशी इस्तेहकाम। कितना दुरुस्त है हुकूमत का ये दावा और आपकी नज़र में साल 2025 मुआशी एतबार से पाकिस्तान के लिए कैसा रहा? जी हम सब बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक माशी इस्तेहकाम है, इसको अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो IMF प्रोग्राम के तहत पहले भी ये होता रहा है और इस दफ़ा भी हमने उसमें बेहतरी 2024 की निस्बत देखी कि पाकिस्तान की, जैसे आपने पहले बताया, इन्फ्लेशन भी ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट पे कंट्रोल में रही, कुछ शरह सूद भी गिर गई। इसके अलावा रिजर्व्स 2 बोरोड हैं और इसमें $6 अरब बैंकों के हैं, लेकिन रिजर्व्स आपको 3 से 4 माह का एक्सटर्नल इंपोर्ट कवर दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड प्लेस जो दुनिया के स्टैंडर्ड होते हैं। तो यहाँ पर तो यकीनन पाकिस्तान लेंडर्स की आइज़ में पाकिस्तान एक ज़्यादा स्टेबल मुल्क है। ये मैं एक बड़ा क्लियरली ये एक पॉइंट रेज कर रहा हूँ। ये इन्वेस्टर्स की आइज़ फ़र्क होती हैं और जो कर्ज देने वाले इदारे होते हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं, रेटिंग एजेंसीज को देखते हैं, स्टेबिलिटी को देखते हैं, रिजर्व्स को देखते हैं। हाँ, रिजर्व्स का ये फ़ायदा है कि अब जो लोग इम्पोर्टर्स हैं, अगर मशीनरी वगैरह इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो उनको कुछ तसल्ली रहेगी कि उनके लिए डॉलर्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ तक तो बाय एंड लार्ज एक लेंडर्स, पाकिस्तान क्योंकि एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है, तो लेंडर्स का एतबार पाकिस्तान पे पहले से 2025 में बेहतर रहा है। स्टॉक मार्केट पे एक मिसपरसेप्शन है कि उसका कोई रियल इकोनॉमिक्स से ताल्लुक है, लेकिन एज लॉन्ग एज सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती रहती है तो वो तो बेसिकली कुछ लोग और ब्रोकर्स पैसा कमाते हैं, लेकिन वो जो डिफरेंट तरह के ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ना इसमें जॉब क्रिएट होता है, ना एक्सपोर्ट बढ़ती है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लेकिन सम पीपल मेक मनी। तो वो एरिया बेहतर रहा जैसे आपने अभी इंडिकेट किया। आई जनरली थिंक कि जो हमारा पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है वो ये है कि जब भी मैक्रो स्टेबलाइजेशन आती है या स्पेस निकलती है एक्सटर्नल अकाउंट की, हम उसको एक सस्टेनेबल ग्रोथ की डायरेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और मुझे अभी भी डर ये है कि 2026 में इट माइट बी बिजनेस एज यूजुअल और हमारी कोई ऐसी पॉलिसी शिफ्ट नहीं है कि मईशत का ढांचा बदला जाए और इस जो एक मिला है, ऑयल प्राइसेस लो हैं, प्रेशर कम है और हमारी दोस्त ममालिक में अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, उसको यूज़ कर सकें। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम साल भर आपके साथ मौजू बनाते रहे, हारून साहब, एक वन विंडो ऑपरेशन SIFC के तहत शुरू किया गया था। इनिशियली बड़ा इसको एक मुस्बत इकदाम समझा गया था कि एतमाद फॉरेन इन्वेस्टर का बहाल हो सकेगा, लेकिन कोई खातिर खा हमें इन्वेस्टमेंट आती हुई नज़र नहीं आई। इसकी क्या वजूहात रही? जी, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो हिस्टोरिकली इस साल सबसे कम रही।
कोई 12.5% के आसपास। हमारे कंपेटिटर 25 से 30% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं। अब इसकी जो वजूहात, आई थिंक विद ऑल गुड इंटेंशंस, SIFC जब बनाया गया तो इसका काम मेन तो ये था कि वो हर्डल्स को दूर करें, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, ताकि इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हो। मेरे हिसाब से 2 जगह SIFC ने अपनी जो फोकस को चेंज किया जिसका इतना फ़ायदा नहीं हुआ। एक तो वो बड़े गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में पड़ गए। आपको याद हो जब वो आए थे तो उन्होंने एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाना शुरू कर दिया जो बाद में IMF ने नहीं बनने दिया। फिर उन्होंने कुछ माइनिंग और एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट सेक्टर पे कुछ सऊदी अरब से डील करने की कोशिश की। SIFC का जो मेन कोर फंक्शन है वो ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर लेड मार्केट की जो कंपनीज हैं उनके लिए फैसिलिटेशन खोलें, उनके लिए इंसेंटिव्स बनाएं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रहे हैं। इन्वेस्टर 3 चीज़ें मांगता है। आया उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज है, अगर कल को निकालना है तो वो निकाल पाएंगे। डू वी हैव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म कि अगर कोई कमर्शियल झगड़ा होता है तो वो सालहा कोर्ट्स में चलेगा या पाकिस्तान कैन हैंडल इट क्विकली। इन्वेस्टर ये भी देखता है आजकल कि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ पे है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में है। लेबर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा देर तक कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं रहेगा। हमारे कंपैरेटिव जो है, इफ़ यू इवन लुक एट कैम्बोडिया और वियतनाम, तो ज़्यादातर रिलोकेशन चीन से भी उन इलाकों में हो रही है क्योंकि वो बेहतर डील्स ऑफर कर रहे हैं इस वजह से। और जब तक लोकल इन्वेस्टर आगे नहीं आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर का आने का बहुत मुश्किल दिखाई देता है। इन्वेस्टर जो भी हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो या लोकल हो, वो मुख्तलिफ अवामिल को देखता है जिसकी आपने निशानदेही की है। तो आपको अगले साल इस सिलसिले में रिफॉर्म्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही अगर आप इसको भी एड्रेस करें, माइंस एंड मिनरल्स का बहुत जिक्र रहा, आप समझते हैं कि एक पॉलिसी ड्रिवन पुश भी उसको दिया गया है हुकूमत की तरफ से? इस सिलसिले में भी अगले साल हम कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब से पाकिस्तान को एक बहुत थॉरो प्रोफेशनल असेसमेंट की ज़रूरत है कि हमारा अगले 10-15 साल कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ है। देखिए ना, ये एक चीज़ है कि माइन एंड मिनरल का हमारा बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन माइंस एंड मिनरल को डेवलप होते, लोकोमोटिव सिस्टम्स बनते, उसकी जियो स्टडीज़ होते, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, इस सारे को करते कराते यकीनन इसके अंदर पोटेंशियल बाज़ार तो दिखता है, लेकिन इन चीज़ों को वक्त लगता है। और ये पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं वो हमें तो आज एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमें जॉब्स क्रिएट करने हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर्स ठीक हैं, लेकिन कुछ जो हमारे विनर्स अभी हो सकते हैं जैसे वैल्यू एडेड ज़रात है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमें उनको विनर्स को पिक करके, विनर्स का मतलब ये होता है जैसे ईस्ट एशिया ने किया कि हम लोग इन 3-4 चीज़ों में दुनिया से ज़्यादा कंपेटिटिव रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। ना जायज़ा लिया कि साल 2025 कैसा रहा। कल हम बात करेंगे कि आइंदा साल के लिए हुकूमत को किन पॉलिसीज़ में तब्दीली करना होगी, और हमारी दुआ है कि नया साल आप सब लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए और पाकिस्तान के लिए अमन और तरक्की लेकर आए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।